अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा आपका उसका आगाज हुआ होगा और पूरा दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। दिन अच्छा कब रहता है? जब आप वक्त पर दिन का आगाज करते हैं, वक्त पर कहीं पहुंचते हैं। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि आप वक्त पर दिन का आगाज करते हैं, आप एक कोशिश होती है कि हर चीज आप टाइमली कर रहे हो, लेकिन कहीं पहुंचते पहुंचते फिर भी ताखीर हो जाती है। सही बात है। कुछ ना होते होते ना कुछ हो जाता है, ये एक बड़ा मसला होता है। वैसे ये है कि ऑब्वियसली पंक्चुअल रहना चाहिए और वक्त की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मसला ये हो जाता है बाज़ औक़ात कि आपको पता नहीं चल रहा होता 5-10 मिनट। लेकिन उसमें भी देखिए एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप 5-10 मिनट का मार्जिन रखें। नहीं कहीं पर देर से जाने से बेहतर ये होता है कि आप कहीं पर ना जाने से बेहतर है देर से चले जाएंगे, तो ये बात थी। लेकिन चलें, ये है कि देर से जाने से बेहतर है कि आप टाइम पर जाएं। एग्रीड। कि अगर लोग अक्सर कहते हैं ना पहले जाके क्या करेंगे, तो फिर लेट जाके भी आप गलत करेंगे ना। तो आप 10 मिनट पहले चले जाएं, 5 मिनट पहले, को खास फर्क नहीं पड़ता। एग्रीड। मतलब बहुत से लोग हैं जो कि वक्त पर पहुंच रहे होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। इनोवेशन लाई हूं आज मैं। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिर ताने देते हैं ना साथ वाले को, तुमने कहा था जल्दी जाने को, देख लो कोई भी यहाँ पर नहीं आया, मतलब बहुत जल्दी थी। शादियों पे ऐसे होता है अक्सर, मेरे साथ तो काफी मर्तबा ऐसा हो चुका है कि खैर अब मेरी भी आदत उस लिहाज से खराब हो चुकी है। बट इनफैक्ट अगर टाइम 12:30 का कार्ड पे लिखा हो तो वो लोग 1:30 तक आना शुरू होते हैं। अराइवल 1:30, तो मतलब आप हर कोई ये कहता है कि आप चलो 2 बजे तक पहुंचे, मतलब 12:30 का मतलब होता है 2। Just really bad। अच्छा, वैसे आई थिंक थोड़ा सा इसमें चीज़ें चेंज हुई हैं इस पर्सपेक्टिव से सबीन के। जब से टाइम उन्होंने फिक्स किया ना शादी हॉल्स का कि अच्छा इतने बजे तक है आपका टाइम है, स्पेशली अगर मैं शाम के इवेंट्स की बात करूँ 10 बजे 10 कट ऑफ टाइम होता है। सो अब लोग जल्दी जाना शुरू हो गए हैं, वक्त पर पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि अगर देर से जाएंगे तो फिर वक्त कम मिलेगा, ना फोटोग्राफी सही होगी, ना आपके इवेंट के सारे मामलात पूरे होंगे, तो फिर खाना भी जल्दी जल्दी में आप खाएंगे। तो बेहतर है कि टाइमली जाएं ताकि सारे जो इवेंट की चीजें ना वो मुकम्मल हो जाएं। अच्छा, तो वक्त की पाबंदी इसलिए भी जरूरी है, आप दूसरे को मुश्किल में डाल देते हैं ना अक्सर, कि आज मेहमान नहीं आया तो आप टाइम पे कुछ ना करें वो। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं सिर्फ जो टाइम पे हो जाएं या वक्त से थोड़ा पहले हो जाएं तो बड़ा सुकून हो जाता है। हाँ, आपको तसल्ली हो जाती है। लेकिन जो सभी से पहले हमारी बात है ना कि कहीं पर आप जाने के लिए कोशिश तो करते हैं टाइम पर पहुंचे, लेकिन समटाइम्स ये भी हो जाता है कि कहीं डाइवर्जन लगी होती है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो आप नहीं पहुंच पाते। जैसे इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो 1-2 स्पॉट्स ऐसे पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम F9 का जो एक सिग्नल है उस पर देख लें, या अगर हम जो क्लब रोड सेरेना चौक वाला जो एरिया था। लेकिन हाँ, कल मैं गुजरा वहां से सवीन सेरेना के सामने से, तो वो तो बन चुका है, कंप्लीट है। अरे जबरदस्त, ये तो बड़ी बात है। मतलब क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैं देख रही थी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, और फिर कंस्ट्रक्शन की वजह से जाहिर है कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा हो तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज आवाम को भी साथ साथ करना ही पड़ रहा होता है, क्योंकि कोई हवाई रास्ता तो क्रिएट किया जा नहीं सकता। अगर आपने किसी इवेंट पे जाना होता था कन्वेंशन सेंटर, क्योंकि ज़रा बहुत जाना पड़ रहा था, तो आपको बैक साइड से घूम के बड़ा रास्ता लंबा हो जाता था। लेकिन अब कंप्लीट हो गया तो अब रास्ता आसान। 72 डेज की आप बात करें, 72 डेज के अंदर कंप्लीशन एक बहुत बड़ी बात है। एंड वो सुना है मैंने, मेरा अभी तक गुजर नहीं हुआ वहां से। it's amazing, लेकिन मैंने सुना यही है कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आज या कल मेरा कहीं गुजरना होगा वहां से, तो मैं जरूर उसको देखूंगी कि 72 दिनों में कितने अच्छे तरीके से उसको क्रिएट किया गया। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा अच्छा होता है जब काम वक्त पर हो जाता है मुकम्मल, तो फिर बाकी लोगों के लिए बड़ी आसानी होती है। तो ये एक एग्जांपल हमने आपके सामने रखी है कि एक ऐसा स्पॉट जो कि बड़ा प्रॉब्लमैटिक था फॉर द कम्यूटर्स, लेकिन अब उसको कंप्लीट कर लिया गया और वहां से अब गुजरना बड़ा आसान हो चुका है। इसी तरह जो बाकी स्पॉट्स पे काम हो रहा है वो भी तेजी के साथ जारी है। एनीवेज, हम बढ़ते हैं आगे और अपने राइजिंग पाकिस्तान में आज हमारे जो अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपकी करानी हमें मुलाकात। बहुत से अहम मौजूआत पर हम करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट से। आसमा इनका नाम है। आसमा और इनकी टीम, इन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि ये जो जितने भी ज़ख्मी जानवर होते हैं उनको रेस्क्यू करती हैं और उसके बाद इनकी टीम उनको मुफ्त इलाज फराहम करती है। और मुफ्त इलाज मैं इस वजह से ये बात कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं कि जब आप लेके जाएं और पैसे अच्छे खासे इन्वॉल्व होते हैं, बट ये अपनी पॉकेट मनी उसको ये यूटिलाइज़ करते हैं और उन जानवरों का इलाज जो है वो कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम उसके बाद जो है, जाहिर है अब जानवर का इलाज तो हो गया, फिर क्या हो सकता है, तो उसके बाद ये किया जाता है कि लोगों को रिक्वेस्ट की जाती है, उनको इस तरफ रागिब किया जाता है कि वो इनको अडॉप्ट करें। तो उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट उसके बाद क्रिएट करना ताकि वो एक सेफ हैंड्स में हो, ये काम अस्मा और उनकी टीम करें। लेकिन मैं कहूँगी शोएब कि ये हमारे इर्द गिर्द ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, अस्मा और उनकी टीम की जो हम बात कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिसे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं। ऐसे हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं और वाकई जिनको देख के आपका दिल खुश होता है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। एब्सोल्युटली। और स्पेशली सबीन, हम अगर ऐसे इलाकों की बात करें कि जहाँ पर काम उस तरीके से नहीं हो रहा, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जैसे मज़ाफ़ाती इलाके, वहाँ पर उस तरीके से काम नहीं हो रहा होता, तो जिस तरह से लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में, स्पेशली अदरवाइज पूरे लाहौर में जिस तरह से इनकी टीम काम कर रही है, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एंड स्पेशली ये जो अक्सर एक शिकायत होती है ना, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये कुत्ता कब काटता है? जब उसको छेड़ा जाता है। ये जो हमारे बच्चों को हम गाइड प्रॉपर्ली नहीं कर रहे ना कि अच्छा को एग्जिस्टेंस क्या है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपने कैसे ख्याल रखना है, बाकी मखलूक का कैसे ख्याल रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। एंड प्लस अगर ज़ख्मी किसी जानवर को देखें तो क्या करना चाहिए, आज इस मौजू पर हमें गुफ्तगू करनी है। जिस तरह सबीन ने बताया कि आसमा उनकी टीम काम करें लाहौर में, आसमा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू ग्रेट सो टू मच। हैव यू जी। आसमा साहब, आपने इसका आगाज़ कैसे किया? व्हाट इज़ दैट वन थिंग जिसने मोटिवेट किया, फिर आप और आपकी टीम एंड सारे स्टूडेंट्स मिलकर विद द पॉकेट मनी आप लोग ये काम आपने स्टार्ट किया? ओके, 2019 में मैंने इसको प्रॉपर एक काम से स्टार्ट किया था। उससे पहले सिर्फ इतना ही होता था कि मुझे बस लगाव था जानवरों से, तो बस उनको खाना वगैरह देना और ये वो। लेकिन जो सबसे पहला मेरा जो केस था वो एक कैट का था। कैट के छोटा सा वो किटन था, उसका केस था। तब मुझे इतना वेट्स का आइडिया नहीं था, वेट्स के पास कैसे लेके जाना है, अच्छा इनके डॉक्टर्स होते हैं, इनको कैसे ट्रीट करना है, ये वो। तो वहाँ से मैंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी टीम भी बनती गई। कुछ लोग टीम से चले भी गए, फिर कुछ न्यू भी आए, कुछ को बताना पड़ा, सिखाना पड़ा, और इस तरह करते करते स्टेप बाय स्टेप आज मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ कि आज मेरे पास एक छोटा सा शेल्टर है जिसमें ऑलमोस्ट 25 प्लस कैट्स हैं। डॉग्स का अभी नहीं है। तो यहाँ से मेरा जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 2019 से। अच्छा, इस दौरान जो आपने कहा कि शेल्टर तक आप पहुंचे, शेल्टर आपने बनाया, हर्डल्स क्या क्या फेस किए आपने? बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, स्पेशली लोगों की तरफ से जो क्रिटिसिज्म था वो बहुत ज़्यादा था। स्पेशली लोग ये बात बोलते थे कि इंसान भी तो है ना, उनके लिए लोग मर रहे हैं, आप उनका नहीं देखते हैं, ठीक है, जानवरों के साथ आपका इतना ज़्यादा है। ये एक अवेयरनेस लोगों के अंदर लेके आना, एक शऊर लेके आना कि ये चीज़ें भी डिज़र्व करती हैं, अल्लाह की ये मखलूक भी जीना डिज़र्व करती है और बेटर तरीके से जीना डिज़र्व करती है। एक तो ये हर्डल आई थी, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट के लिए जाना, इलाज के लिए जाना, उनको जानवरों को जब पिक करना तो बहुत लोग आ जाते थे, अब्यूजिव लैंग्वेज भी फिर यूज़ होती थी। ये चीज़ थी एक। फिर ट्रांसपोर्ट का इशू आया, किसी भी जगह से उस जानवर को पिक करना, उसको लेके आना। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुए हमें। कोविड में तो बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में जो उनके पेट्स थे, जो ओनर थे, जो पेट पेरेंट्स में और ओनर्स में ना बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। जो पेट ओनर्स थे उन्होंने अपने पेट्स को घरों से निकाल दिया क्योंकि फूड की शॉर्टेज थी। अब जो ऐसे पेट्स होते हैं जो घरों में होते हैं, उनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं होती हैं। एग्जैक्टली, वो उस एनवायरनमेंट में ही उस एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं। उनको आप खाना सामने दे देते हैं, हर चीज़ वार्म एनवायरनमेंट देते हैं। गर्मियों में एसी ऑन होता है, सर्दियों में हीटर ऑन होता है। तो ऐसे पेट्स का बाहर निकल जाना वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जो मेन आई थी हर्डल, किसी कैट की अगर टांग, दुम या उसका फेस को अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंग कट किया गया है तो फैमिलीज उसको अडॉप्ट नहीं करती, ठीक है। उन कैट्स को कोई भी अडॉप्ट नहीं करता। 3 कैट्स हैं, आंख नहीं है, खाने में मसला होगा। जानवरों में भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं और खूबसूरत है तो हम लेंगे, खूबसूरत ब्यूटी नहीं है तो हम स्टैंडर्ड्स नहीं लेंगे। और ब्रीड्स भी सेट की हुई हैं कि अगर ट्रिपल आपको कोट पर्शियन होगी तो लेंगे। ट्रिपल कोट पर्शियन चाहिए, स्पंज फेस चाहिए है हमें, ठीक है, वाइट कलर की चाहिए है, आईज ऐसे चाहिए। देखें, अगर आपको जानवरों से प्यार है
तो आप ब्रीड के पीछे मत जाएं। अगर आपको कैट पसंद है तो सिर्फ पर्शियन कैट ही क्यों, टर्किश अंगोरा ही क्यों, मैन कून की क्यों, बाहर आपके जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर आप क्यों नहीं अपना प्यार शो करते हैं। और इसमें ये चीज़ आती है कि जो ये वाली कैट्स है ना, ब्रीड्स वाली, इनका आपको ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। हल्का सा टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होगा फ़ौरन बीमार। और जो बाहर की जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, उनका ये होता है कि उनके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उनके ऊपर लोग, लेकिन वही चीज़ आ जाती है स्टैंडर्ड, जैसे आपने बात बोली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स रख दिए गए सही हैं। बात है। ऑब्वियसली यस, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमने और जानवरों इसमें में भी बहुत रखते सारे हैं। लोग ये कह रहे होते हैं कि हम घर के अंदर जानवर नहीं रख सकते, हमें नहीं पता हम कैसा ख्याल रखें। तो वो ऑब्वियसली जो आप जिनकी बात करी है कि जो पेट्स होते हैं, उनको तो जाहिर है कि एनवायरनमेंट घर का चाहिए होता है, और वो उसके बाहर उन सर्वाइवल स्किल्स का उनको पता नहीं होता। बट जो हम अक्सर स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स की, स्ट्रे एनिमल्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को देखा जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि अपने घर के बाहर ही एक शेल्टर सा बना देते हैं। और बिल्कुल। ये नहीं कि स्पेस कितनी, इतनी सी तो स्पेस चाहिए होती है, बिल्कुल। कोई ज्यादा नहीं। आप एक शेल्टर बना देते हैं, एंड देन उनका खाना 3 टाइम का रख लेते हैं, उनको एक शेल्टर भी मिल जाता है, एट द सेम टाइम उनको खाना पीना भी मिल जाता है, उससे वो सर्वाइव भी कर जाते हैं। वो बिल्कुल। घर के अंदर वो खुद भी आदी नहीं होते, वो जाते भी नहीं है घर के बिल्कुल अंदर, ऐसा ही है। क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्पेस ये क्रिएट कर दी गई बिल्कुल। है। लेकिन घर में जो शेल्टर अगर आप बनाने का जो आपने आइडिया दिया है, वो हम लोग उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो घर है, जो मेरे टीम मेंबर हैं, उमैर अली उनका नाम है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं उतना नहीं कर रही क्योंकि लड़की हूँ, तो वो निकलना आना जाना वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, वो पहुँचते हैं। उनके घर के 2nd फ्लोर पे हमने रखा हुआ है। अब मसला ये आता है कि इर्द गिर्द सोसाइटी है, लोग रहते हैं, उनको इशू होता है, स्मेल आ रही है, आपके घर बिल्लियाँ आ रही हैं, हमारे घर में भी बिल्लियाँ आएंगी, आप लोग खाना देते हैं, ये वो सारी चीज़ें। फिर डॉग्स, उनको ये इशू होता है, अब डॉग यहाँ पे डेली आएंगे, वो डेली काटेंगे, ठीक है, वो इशू क्रिएट होंगे। लेकिन जैसे आपने बात बोली थी कि डॉग क्यों काट रहा है, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है, मौजू है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉग क्यों काट रहा है, उसकी रीज़न क्या है? बच्चे तंग करते हैं, बड़े भी तंग करते हैं। मैंने खुद बहुत सारे लड़कों को देखा है, जब डॉग गुजर रहा होता है, जानबूझ के बाइक का जो है वो हॉर्न बजा देते हैं। उसको ट्रिगर आप करेंगे तो आपको काटेगा, अदरवाइज अगर आप खामोशी से गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहता। कुछ भी नहीं कहता डॉग, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर देते हैं कि जानवर ने पता नहीं उनके साथ क्या कर दिया, ठीक है। जब आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगे तो जानवर उस पॉजिटिव वाइब को रिकग्नाइज करते हैं। जब जहाँ पे आप उनके साथ थोड़ा सा हार्श होंगे तो ऑब्वियसली इंसान भी तो हार्श होते ही हैं। तो वो ये इनोसेंट एक अल्लाह ताला की मखलूक है, तो लेकिन ये अस्मा, डिजर्व इज नहीं इट करती। पॉसिबल कि कभी ऐसे भी होता है ना, हम ये कह रहे होते हैं कि आप सिर्फ गुजर रहे हैं, कोई आपने कुछ किया भी नहीं है, और एक कुत्ता आपके पीछे लग गया है। ये हम अक्सर देख रहे होते हैं। अच्छा, मेरे भाई के साथ लिटरली, अब लोग हंसे ना इस बात पे, बट मैंने पहले भी स्टोरी बताई थी, कोई मजाक की बात नहीं है, अल्लाह सबको महफूज रखे। बट मेरा भाई गुजर रहा था, एंड देन साथ एक डॉग था, एंड लिटरली उसने कुछ नहीं किया, बिकॉज वो है भी नहीं इस तरह का, वो सिर्फ साथ से गुजर रहा था, उसने उसकी टांग पे काट लिया, तो बहुत बुरा। उसके बाद इंजेक्शंस एंड पूरा ट्रीटमेंट हमें कंप्लीट बिल्कुल। करवाना पड़ा, बस उसने कुछ किया नहीं था। लेकिन किसी और ने जरूर किया होगा यही ना। वाली बात मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल। देखें, उस जानवर के अंदर ट्रस्ट खत्म हो चुका होता है। पैदा हुआ, सड़कों पे है, वो रोड के नीचे आ रहा है, बाइक के नीचे आ रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं। बेशक वो कूड़े से भी अगर खाना निकाल के खा रहा है तो लोग फिर भी पत्थर मारेंगे, ठीक है। तो वो उनका जो ट्रस्ट होता है ना, वो खत्म हो चुका तो होता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हम जब बात कर रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे होते हैं, तो वो जानवरों के साथ भी इक्वली होता है, उसका इम्पैक्ट जानवरों पे भी इक्वली होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ भी इक्वल होता है। अब ये देखें, कोई भी जानवर एक अब्यूजिव इन्वायरमेंट में अगर वो पला बड़ा होगा, वो बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या इशू हुआ है, वो बता भी नहीं सकता कि मैं पहले भी अब्यूज़ हो चुका हूँ, मुझे पत्थर मारे जा चुके हैं, मुझे डंडे मारे जा चुके हैं, वो नहीं बताएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली डॉग्स में। कैट्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट डेवलप करना थोड़ा सा ईजी होता है। डॉग्स का ट्रस्ट डेवलप करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी टीम ने कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी, हम ज़्यादा दिखा तो नहीं सकते, वो जख्मों की नोयत ऐसी है उन जानवरों की, लेकिन मैं बात इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम आपके तवज्जुह से नाज़रीन तक पहुँचा भी सकें कि जिन जानवरों को आपने रेस्क्यू किया, कोई ऐसे केसेस जो आप शेयर कर सकें कितनी बुरी हालत में थे। ओके, इसमें मोस्टली जो हमारे पास केसेस आते हैं वो एक्सीडेंट से रिलेटेड आते हैं। और बाद में जब उनकी सर्जरी वगैरह की जाती है तो उनकी हमारे पास ऑप्शन ही होता है कि उनकी लेग्स काट दी जाएं, बिल्कुल पैरालाइज हो चुके होते हैं। फिर कुछ डॉग्स की हमारे पास आई थी कि जिन्होंने उनको अबेंडन किया, लेकिन अबेंडन ऐसे किया कि उनको जंजीर से बांध दिया। अब डॉग कोशिश करेगा उससे निकलने की, उसको भूख भी है। भाई अगर आप अबेंडन कर रहे हो, नो इशू, बट आप उसको खुला छोड़ दो ताकि वो अपने लिए कुछ
खाने पीने का अपना वो अरेंज कर सके। वो जब अपनी कोशिश करेगा, वो उसके गर्दन पे उसकी वो काफ़ी वो हार्श होती जाएगी, फिर उसमें मैगट्स पड़ जाते हैं, जो कीड़े जिसको हम कहते हैं, वो कीड़े पड़ जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और कैट्स की मोस्टली आती है हमारे पास डिहाइड्रेशन की, वो उसके मुंह से फिर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि कैट्स इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती हैं कि उनके मुंह से ब्लीडिंग हो जाती है। इसके अलावा जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं, किसी कैट को या डॉग को कैंसर हो जाना, या उनके जो किडनीज हैं, लिवर है, वो डैमेज हो जाना। इसके अलावा इनमें और ये कैसे पता चलता है कैंसर या लिवर? ये वेट्स के पास लेके जाते हैं और वो फिर पूरा इनका स्कैन करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी का स्कैन होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो वो पूरा स्कैन करते हैं, उनका ब्लड टेस्ट भी होते हैं इनके, ठीक है, यूरिन टेस्ट भी होते हैं, हर एक चीज़ वो चेक करके देन फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, डायग्नोसिस होता है प्रॉपर। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इसके अलावा कुछ जो घरों से अबेंडेंड कैट्स होती हैं, उन कैट्स को आदत होती है कि घर वाले ही, जो उनके पेट पेरेंट्स होते हैं, वो कान वगैरह साफ़ करते हैं, उनके नेल्स भी ट्रिम करते हैं। अब जब वो बाहर आती हैं, वो कान साफ़ नहीं होते हैं और उनको आदत नहीं होती है, और वो उनके कानों में आहिस्ता आहिस्ता वो कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े उनको अंदर ही अंदर वो करते हैं और ब्लीडिंग होती है। अच्छा, लोगों को शौक बड़ा होता है रखने का ना, कि हम जी बिल्ली पालें, हम कुत्ता पालें, मतलब पेट्स रखने का शौक है, लेकिन पता ही नहीं है कि ख्याल कैसे रखना है, बेसिक नॉलेज ही नहीं है उनके बेसिक नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल, अगर आप प्लान कर भी रहे हैं डॉग रखने का, तो पहले आप स्ट्रे एनिमल से स्टार्ट करें कि क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। ठीक है, किसी स्ट्रे एनिमल को या 2 से 3 टाइम का आप खाना दे दें। अगर आपको फील होता है कि आप उस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हैं, गो फॉर इट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप किसी वेट के पास जाएं, आप अपनी पर्सनैलिटी अपने वेट को बताएं कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, तो मुझे किस तरह की कैट सूट करेगी, किस तरह का डॉग सूट करेगा। ठीक है, वो जो आपको बोलेगा वो आप वो लें। फिर इनकी मंथली जो चेकअप होता है वो होता है, इनकी कानों की डीप क्लीनिंग होती है, उनके नेल्स ट्रिम होते हैं, शावर होता है। 2 से 3 माह के बाद इनकी होती है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि ये खाती सिर्फ गोश्त हैं ये जानवर, तो जो डिवर्मिंग होती है वो उनके पेट में जो कीड़े हो रहे होते हैं उनको वो रोक लेती है। फिर इनकी वैक्सीन्स, मैं मोस्टली यही मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो सबसे पहले लग जाए, बाकी वैक्सीन और सालाना जो उसके बूस्टर लगते हैं वो लगते रहें। सबसे मेन चीज़ उसकी वैक्सीन जो रेबीज़ की है वो सबसे पहले उसको लग जाए, ताकि आपने, क्योंकि आपने खुद को भी महफूज रखना है। हल्का सा उनका अगर दांत लग जाता है, या क्योंकि कैट्स में पेटिंग अग्रेशन होता है, अगर आप कैट्स को ज़्यादा लाड कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर वो एक चीज़ आती है कि मैं खा जाऊं अपने ओनर को ना, तो वो उसको पेटिंग अग्रेशन कहते हैं, और वो क्यूट होता है। उस दौरान अगर आपको कोई बाइट लग गया है या कुछ भी, तो वो आप खुद को भी सेव करो, इसलिए आप लोग उस पे बड़ा फोकस करें कि उसकी वैक्सीन हों। जो अडॉप्ट करने की हम बात करें, सबीन ने जैसे जिक्र किया कि आप लोग तरगीब देते हैं कि लोग अडॉप्ट करें। कल्चर कितना आम हुआ है स्पेशली इस मामले में कि कोई आपसे रब्ता करे कि अच्छा ये जिसको आपने रेस्क्यू किया था, अब इसकी हालत कुछ बेहतर हुई है, तो अब मैं इसका ख्याल रखता हूँ। ओके सर, इसमें तो यंगस्टर्स जो हैं वो तो नहीं आते हैं बीच में। उनको एक परफेक्ट कैट चाहिए होती है, जो चले, खाए पिए, अपना सारा कुछ वो इजीली करे, या डॉग भी। जो जिन कैट्स की दुम नहीं है, या खाने में प्रॉब्लम है, या उनकी 2 टांगे या 1 टांग नहीं है, उनको अडॉप्ट करती है मोस्टली विडोज़। अच्छा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो जो अपनी एक सर्टेन एज में होते हैं, अगर उनके पास फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो वो उनको ईजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ पे ये लोग काम आते हैं हमारे। फिर उनका सर्कल भी होता है उन औरतों का या उन मर्दों का, वो लोग उनको अडॉप्ट करते हैं। और आप लोग वैसे जब कोई अडॉप्ट करते हैं बाद में चेक भी करते हैं कि अच्छा कैसी है, कैसा ख्याल सर, रखा हुआ है? प्रॉपर पेपर वर्क होता है। अच्छा, प्रॉपर पेपर वर्क होता है, उसमें मेंशन किया जाता है हम लोगों ने कि अगर डॉग बीमार होता है या कैट बीमार होती है, आप हमें बताएंगे, हम लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल आपने इसको वेट के पास लेके जाना है, हल्का फुल्का फीवर हुआ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मंथली चेकअप। लेकिन अगर कोई मेजर इशू हो जाता है, वॉमिट्स हो रही हैं जो नहीं कंट्रोल में आ रही हैं, या डायरिया हो रहा है, वो फिर आप हमें कांटेक्ट करें। या फिर अगर वो बोलते हैं कि हम खुद लेके जाएंगे, तो हम उनको वेट का बता देते हैं, आप इस वेट के पास ले जाएं। ये इस चीज़ में अच्छा है, क्योंकि वेट्स की भी कुछ वेट्स होते हैं वो सर्जरी में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डायग्नोसिस में बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर हम उनको रेकमेंड कर देते हैं कि आप वेट के पास जाएं। क्लिनिक्स हैं वो भी हम देख रहे हैं बड़े काम में, इतने ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहे होते। जिस तरह
अगर आप एक कम्युनिटी की बात करें, उस कम्युनिटी के अंदर 1 2 या 3 तो होने चाहिए जिसमें इमरजेंसी हो, बिल्कुल। क्योंकि देखें उनका भी टाइमिंग से इतने बजे तक बिल्कुल। बैठेंगे, वीकेंड्स पे बैठेंगे, उसको एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे हम देख रहे हैं कि लिया जा रहा होता है ज्यादातर, बट बिल्कुल। ऑब्वियसली फुल टाइम भी लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड देन अगर कोई इमरजेंसी हो रही है तो यू डोंट नो कि आपने कहाँ लेके जाना है, और जब तक आप सर्च कर रहे होते हैं ऑब्वियसली जो देर हो पेट जाती है, है। जो भी देर हो जानवर जाती है है। वो सरवाइव नहीं कर पाता। बिल्कुल। लाहौर में ऑनेस्टली मैं सिर्फ एक क्लिनिक को जानती हूँ जो 24/7 ओपन होता ओके, है। पूरे ठीक लाहौर है, में पूरे एक। लाहौर में मैं फिलहाल एक को ठीक जानती है। हूँ, हो सकता है कि और भी हों, लेकिन मैं सिर्फ एक को जानती ठीक हूँ। है। बाकी जो सिटी है वहाँ पे पेट्स के जो क्लिनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इशू आता है जो थोड़े सिटी से हट के हैं या देहात के इलाके हैं, वहाँ पे इशू ज़्यादा आता है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यूनिवर्सिटीज़ भी तो हैं वहाँ पे, जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो वेट की होती हैं, आप वहाँ पे ले जाएं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे आपने बात की कि तब तक जानवर एक्सपायर ना हो जाए या ट्रीटमेंट, तो बेसिक जो फर्स्ट एड है वो आपको आनी चाहिए। ओके। आपको एटलीस्ट देखने से पता चल जाए फ़ौरन कि ओके इसके साथ ये इशू हो रहा है, ठीक है, कुछ बॉडी सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, आई थिंक इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि हम एक्सीडेंट के केस हैं, जो बिल्कुल। इमरजेंसी की बात करें वो हम ज्यादा देख रहे हो कि रोड बिल्कुल। पे चल रहे हैं, आपने किसी जानवर को उसका एक्सीडेंट देखा है, अब ऑब्वियसली उसकी ब्लीडिंग हो रही है, क्या फर्स्ट स्टेप किया जाए जब तक आप सर्च कर रहे हैं, आप लेकर जा रहे हैं उसको क्लिनिक तक? ओके, अगर तो कैट है, ठीक है, वो इजीली हैंडल हो जाती है। डॉग है अगर, तो उसका ट्रस्ट पहले सबसे पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसको कुछ खिला के या कुछ पिला के। फिर आपने ये देखना है कि कोई जो उसकी बोन है वो तो नहीं ब्रेक हुई हुई, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसको उठाना है। अगर तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी, अगर आपके पास गॉज तो ज़ाहिर कोई रख के घूम नहीं रहा होता, तो कोई भी कपड़ा अगर आपके पास मौजूद है तो आप उस जगह को कवर कर दें। ओके। ठीक है, और फिर उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप वेट के उनको पास वेट के लेकर पास लेके जाएं, क्योंकि इतनी फर्स्ट एड, क्योंकि आप हम ट्रेंड नहीं है ना। हम ट्रेंड नहीं है। इवन मैं भी जब कभी मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं कोई अपने साथ सामान रख के नहीं जा रही जाहिर हूँ, है। ठीक है, लेकिन जब कभी हम ऐसे निकलते हैं बाहर कि अच्छा आज तो कोई टारगेट देखते हैं, कोई जानवर वगैरह, तो तब हमारे पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अदरवाइज नॉर्मली ज़रा नहीं होता। नॉर्मली नहीं होती हैं, तो नॉर्मली आपके पास ये अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको उस जो उसका वुंड हुआ है उसको कंट्रोल में करो, उसकी ब्लीडिंग को, देन उसको आप फौरी तौर पे आप बेड के पास लेके जाओ। अगर आप बेड के पास नहीं भी लेके जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट कॉल कर दें, ठीक है, उनसे उस टाइम पे आप फ़ौरन फर्स्ट एड ले लें कि इसको क्या देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में हम थोड़ा सा पॉपुलेशन से मुतालिक भी आपसे सवाल करेंगे। कुछ जगहों पे ये ज़्यादा शिकायत होती है कि जी इस स्पेसिफिक इलाके में बहुत सारे कुत्ते और बहुत सारी बिल्लियाँ हो गई हैं, तो जो पॉपुलेशन को देखते हुए जो कि इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, क्या उससे वाकई मसला ख़राब होता है उस इलाके में? और अगर ऐसा है तो क्या किया जाए और क्या दुरुस्त पॉलिसी हो सकती है? थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसको आम जुबान में कहते हैं कुत्ता मुकाओ मुहिम, मैस शूटिंग होती है डॉग्स को, और इसमें जो सोल्यूशन निकाला है वो ये है कि भाई जानवरों को मार दिया जाए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इनकी पॉपुलेशन में कि बढ़ते जा रहे हैं। सोल्यूशन इनको जान से मारना नहीं बिल्कुल है, भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीने का हक सबको है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये किया जाता है, जैसे तुर्की है, ठीक है, उन्होंने एक सेटअप बनाया है, पहले उनको ट्रैप करते हैं, न्यूटर, स्पे, फिर उनको रिलीज करते हैं। ठीक है। न्यूटर और स्पेस से जो एनिमल्स होते हैं वो बेबीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, है। उनके अंदर से वो आप सिस्टम निकाल देते हैं जो बेबीज़ की प्रोडक्शन वगैरह में आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। और हो भी रही है, नहीं कहीं सर, कहीं कहीं पर तो हो भी रही है। जो लोग जिन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं ना, वो अपने जानवरों को करवा रहे हैं, ओके। ठीक है, वो अपने घर के जानवरों को करवा रहे हैं न्यूट्रल करवा देना कि अच्छा बिल्ली बार बार बाहर जा रही है, बिल्ली रात को बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती है, चलो इसको स्प्रे करा दो, न्यूट्रल करा दो, वो एक चीज़ है। लेकिन जो स्ट्रे हैं उनको तो मैस शूटिंग हो रही है इस चीज़ के ऊपर। तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखा जाए कि सोल्यूशन मारना नहीं है। दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, हर और जगह ये पे बहुत सी जगहों पे जैसे आपने एग्जांपल भी दी, और अगर ऐसा एक मुमकिन है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने इसलिए कहा ये हो रहा है जो क्या रिमेंबर कि कराची में स्पेशली इस पर बहुत आवाज़ उठी थी कुछ साल पहले, फिर इस तरीके से काम शुरू भी हुआ था न्यूट्रल करने का, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। सोसाइटीज बेसिकली हाँ, इसको ज्यादा इनिशिएट कर रही होती हैं initiate कि कर रही हमारी होती हैं, हाँ। सोसाइटी में लोग डर रहे हैं और कुत्ते उनकी तादाद ज्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली वो जो ऑनर्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से या कम्युनिटी खुद मिलके, खैर जो भी लोग हैं, जो भी मकसद होता है व्हाटसोएवर, सारी चीज एक जगह पर, बट हर चीज का एक सोल्यूशन होता है और डिसेंट तरीका होता है उसको ठीक करने का। एब्सोल्युटली, और देयर आर डिसेंट वेज तो जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आसमा साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद Thank you थी। so much. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत से लोगों के लिए मिसाल हैं कि ये काम
किया जा सकता है? यानी आप ये मत सोचें कि अच्छा फंड्स का इशू होगा। देखिए मिलकर आप दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपने अपने जोन्स में, लेकिन बस आपके अंदर ये विल होनी चाहिए कि आपको ये काम करना है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको ये इदराक हो कि ये कितना ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए। तो अगर हम ये सोच लेंगे कि इंपॉर्टेंट है तो हम बाकी फिर स्टेप्स लेंगे। जब स्टेप्स लेंगे तो काम होगा, इम्पैक्ट आएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। नज़रिए से चाहे सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और उसके बाद फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सेमिनार्स करवा के लोगों को एजुकेट करके जितनी आप ज़्यादा लोगों को तरगीब देंगे उतना ही उनको शऊर आएगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो ये है इसमें। लेकिन थोड़े से अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ऐसे मामला हैं जिस पे हम लोग सही तरीके से ध्यान नहीं देते और फिर हमारा नुकसान होता है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल बैंकिंग? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डाटा शेयरिंग। ओके। जो हैकर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए कोशिश ये करते हैं कि आपसे थ्रू ईमेल्स, थ्रू टेलीफोन कॉल्स आपसे इंफॉर्मेशन आपकी ले ली जाए, और जब आप उनको एक दफ़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो चाहे वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपके पासवर्ड्स हों, वो फिर किसी भी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते। ओके। तो डाटा, अपनी डाटा सिक्योरिटी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पासवर्ड है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको यूज़ करने चाहिए। पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इजीली ब्रीचेबल हो, और उसको टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना चाहिए, बिकॉज आपका जो मालियाती मामलात हैं सब ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर किसी की रसाई वहाँ तक हो जाती है तो फिर यूर इन लॉस। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये जो इससे पहले हमारी बात हो रही है ना कि डाटा शेयर ना करें, क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि आपको, ये हमारी अम्मियों के साथ ज़रा ज़्यादा हो रहा है आजकल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, कि एक मैसेज आता है उनको, किसी तरह का मैसेज हो सकता है, वो कोई झांसा दिया जा सकता है किसी गिफ्ट का, किसी इनाम का, कुछ भी, और फिर जब वो उस पर वो डिस्कशन आगे बढ़ती है, जिन साहब ने वो मैसेज किया होता है, फिर वो पूछते हैं आपसे डिटेल, तो वो माएँ जो है ना सारा कुछ बता देती हैं, अल्लाह सब बता देती हैं, और उसके बाद वो कहते हैं अच्छा जी आपको ना एक कोड सेंड किया कि वो माएँ फौरन वही बता देती हैं। आपने के टाइमली ना देखा कि आपकी अम्मा ने या अब्बा ने उसको शेयर कर दिया, तो बस सब लॉस आपका बहुत बुरा हो जाता है। जी, देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। सो व्हाटएवर यू हैव टू अर्न विद द हार्ड वर्क। आपको एफर्ट करनी पड़ती है, और वो जो हार्ड वर्क से आप चीज़ कमाते हैं वही आपकी चीज़ होती है। जो चीज़ आप देखें कि आपको इजीली मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो शॉर्टकट्स पे मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, और मैं अपनी यूथ को ये मैसेज एक देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के दोस्त से। ओवरनाइट रिचनेस के जो हम ख्वाब देखते हैं, ओवरनाइट सक्सेस के ख्वाब देखते हैं, अगर कभी किसको मिल भी जाए तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा जो हम गाइड करने की बात कर रहे हो, तब तक घर वालों को, अपने पेरेंट्स को आप खुद गाइड करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट एजुकेट हो वो भी, और इस तरह के लॉस से बच सकें। लॉस के बगैर एजुकेट हो जाए तो बेहतर है। ये बड़ी वैसे से बात होती है, क्योंकि उसके बाद हो गया तो फिर तो आपने सबक सीख लिया सकते। कुछ लोग खैर वो भी नहीं सीखते, वो एक अलग बात है। अच्छा ऐसे साहब, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, इसकी बात करें, अगर माइक्रो फाइनेंस कितने तक की ट्रांजैक्शन है, थोड़ा इसको इलैबोरेट कीजिएगा इस टर्म को। मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि माइक्रो फाइनेंसिंग बुनियादी तौर पे है क्या और इसका मकसद क्या है। देखिए माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो डील करती है उन तबकात को जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, या ऐसे कारोबार जो बहुत छोटे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उनको सरवाइव करवाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग काम करती है और उनको सपोर्ट करती है। अब माइक्रो फाइनेंसिंग जो है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद, जैसे मैंने बताया, उसका मकसद ये है कि जो छोटे कारोबार हैं, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको इंक्लूड करना, फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूजन उनको देना, और उनको जितनी भी आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, और लोनिंग है, वो प्रोवाइड करना। तो आजकल जो आपकी, अगर हम कारोबारी कर्ज़ों की बात करें तो 5 लाख तक माइक्रो फाइनेंसिंग जो है कर्ज़े वो स्टेट बैंक ने लो कर दी हैं। तो उससे कम जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, नीचे की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर 5 लाख तक आपके कर्ज़ों की अगर हम बात करते हैं उसमें। तो ये इसमें माइक्रो फाइनेंस, बैंक्स ही माइक्रो फाइनेंस की तरफ हैं कर्जों के पर्सपेक्टिव से? जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि आम बैंक्स को अमूमन अलो नहीं करता स्टेट बैंक के आप छोटे कर्जों की तरफ जाएं, माइक्रो फाइनेंसिंग में जाएं। माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स अलग से मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 11 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर।
और वही माइक्रो फाइनेंसिंग को डील करते हैं, क्योंकि अगर बड़े बिग जॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर तो फिर एक तो मैं आपको बताऊं कि माइक्रो फाइनेंसिंग में जो बड़े बैंक्स हैं वो डील करते हैं कॉर्पोरेट को, वो कमर्शियल को डील करते हैं, एसएमईज को डील करते हैं, मीडियम इनकम ग्रुप से लेके हाई इनकम ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डील करते हैं। फिर वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए उनका कोशिश ये होती है कि बिग टिकट साइज पे जाएं और उन वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना आसान होती है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो छोटे कारोबार हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं। ओके। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो छोटे कारोबार होते हैं या जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ हैं जिनका, वो जब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने कन्वेंशनल बैंक्स को, तो जो उनकी ट्रांजैक्शन कास्ट है या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर एक कर्जा आप लेने के लिए जाते हैं, आपका छोटा सा कारोबार है, तो एक कन्वेंशनल बैंक आपसे कहेगा जी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कोलैटरल चाहिए, दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू, और फिर उसमें जो कॉस्ट आएगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। जो माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग है वो अप टू अ सर्टेन लेवल आपको कोलैटरल फ्री लेंडिंग भी प्रोवाइड करती है और इन सम केसेस आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करती है। दैट मींस कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये तो पॉवर्टी एरेडिकेशन पे काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप पॉवर्टी को ख़त्म करें, पॉवर्टी को कम करें और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दें। क्या ये मैंडेटरी भी रखा जाता है बैंक्स के लिए कि आप माइक्रो फाइनेंस वाला एक पोर्शन रखें? जी, अब आजकल तो जो है ना वो माइक्रो फाइनेंसिंग जैसे मैंने आपको बताया बैंक्स ही ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो बड़े बैंक्स हैं उनको एसएमईज के टारगेट्स दिए जाते हैं बाकायदा स्टेट बैंक की तरफ से। ऐसी सेक्टर को कितना, स्मॉल सेक्टर को कितना फाइनेंस करना है, मीडियम को कितना आपने फाइनेंस करना है। फिर आजकल तो जो जेंडर इंक्लूजन है, उसके बाद सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड सेक्टर्स हैं उनकी इंक्लूजन है, वो सारा के सारा मैंडेटरी पार्ट बन गया। मैं एक्चुअली आखिर में यही कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा आप इसको भी इलाबरेट कर दें, वुमेन एम्पावरमेंट को कि किस तरह से फ़रोग़ देता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ख़वातीन घर बैठे वो कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। एक चीज़ हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स एक तो कंपटीशन बहुत है माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर, दूसरा उनका टिकट साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसमें। तो ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ग्रांट्स के ऊपर, सब्सिडीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि रसाई भी लोगों तक नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो पैसा रिकवर करना भी एट टाइम्स प्रॉब्लम बन जाता है। ख़वातीन की जहाँ तक एम्पावरमेंट की बात है तो सारा बैंकिंग सेक्टर अब तो आप कह सकते हैं दे आर बाउंड टू इंक्लूड वुमेन। आपका जो कर्जात आपने इशू करने हैं उसका भी एक सर्टन पोर्शन ख्वातीन के लिए आपने रखना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में अकाउंट ओपनिंग का एक सर्टन पोर्शन आपने ख्वातीन के लिए रखना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन का 50% जो पोर्शन है उसको इंक्लूड करना इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, जब तक आपका पूरा सिस्टम रन नहीं करेगा तो आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो मुल्क है, उसको ग्रोथ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छे से आपने आसान अल्फाज में ज़रा इलेबोरेट कर दिया, बिकॉज डिजिटल बैंकिंग जब हम सोच रहे होते हैं हमारे माइंड में आ रहा था एक ऐप है और उसके थ्रू जो है आप अपनी ट्रांजैक्शंस करें, बट एक ये बड़ी डोमेन है और ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसकी अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए। और ऑब्वियसली इसमें बड़ी अच्छी बात होगी कि जब सब लोग इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो उस तरह से किस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करते हैं, अपने बैंक्स का लोड एक तरह से आप कम कर रहे होते हैं, इनफैक्ट अपना भी वक्त आप बचा रहे होते हैं, और किस तरह से आप इकोनॉमी को फरोग दे रहे होते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक कैसे वो पॉवर्टी रिडिकेशन पे काम कर रहा होता है। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक। वक्त मिलता है जरा सा घूम फिर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सारा वक्त घूमने फिरने पर लगाना है। लिटरली देयर आर पीपल अराउंड अस जो कि इसी पर काम कर रहे हैं कि वो नहीं वेट करते छुट्टियों का या वीकेंड का। वो कहते हैं कि यार ये हमारा काम है, यही हमें करना है, दैट इज समथिंग जो कि हमें एंजॉयमेंट दे रही है। एंजॉय करते जिंदगी को, उन्होंने गोल सेट किया हुआ होता है कि जी हमारा गोल ये है, और हमने एक वो भी बड़ी प्यारी बात होती है कि नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। ये अच्छी बात है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के इतने हसीन नज़ारे। और मैं कहती हूँ जो लोग ट्रैवल नहीं करते वो बदकिस्मती होती है उनकी एक तरह से कि कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं करते। मैं आई वाज अबाउट टू से कि अपनी बात कर रही है ज़बीन, ये तो कहते मैंने कहीं नहीं जाना। अच्छा, जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है कि ना सिर्फ नॉर्थ साउथ, यानी जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि किस तरह से कुछ लोग सिर्फ नॉर्थ पे फोकस्ड होते हैं, कुछ लोग शायद सिर्फ साउथ पे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक जगहों पर बार बार जा रहे होते हैं। लेकिन जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया वो नॉर्थ साउथ के साथ साथ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उस पर भी उन्होंने बड़ा काम किया है। बल्कि वो कहते हैं कि तकरीबन तमाम जो ट्राइबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के वो विजिट कर चुके हैं, बॉर्डर्स देख चुके हैं। तो बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोग गए होंगे, वहाँ पर इशफाक सब जा चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ही इज़ अ फोटोग्राफर, ही इज़ अ माउंटेनियर। तो लेट्स वेलकम हिम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये घूमने फिरने का शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए, मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि मैं बेसिकली पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा अननेचुरल है कि पीपल जो बिलोंग ही ऐसी जगह से कर रहे हो तो उनको फिर पहाड़ों चढ़ने का शौक है। मैं हमारे उस इलाके से एक दो लोग हैं, वो हमारे इलाके के लोग कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं इनको क्या मसला है यार, ये कहाँ से आगे। आई बिलोंग्स टू नथिया गली। ओके। तो वहाँ पूरे इलाके में हम दो लोग मैं पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो वो लोग हमारे जितने मेरे दोस्त यार हैं, फैमिली वाले हैं, वालिद साहब मुझे कहते थे ये इब्ने बतूता है, इसको कोई उसका काम नहीं है। हालांकि आई एम ए प्रोफेशनल, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो शौक था ये बहुत शुरू से था। बचपन में व्हेन आई वाज द एज ऑफ 13 या 12 मैं मीरंजानी की ट्रैक मैंने किया, तो अकेले मैंने किया। वहाँ पे एट द टॉप ऑफ द माउंटेन देयर वर फ्यू फॉरेनर्स बैठे हुए थे, तो आई हैड लिटिल डिस्कशन। तो वो उन्होंने कहा यार तुम छोटे से बच्चे हो, तुम क्यों आ गए हो? आई डोंट, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं मुझे फैसिनेट करता है कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाके दुनिया को नीचे देखूं। तो वो उस दिन से मेरा शौक है। और फिर जब जॉब में था तो मुश्किल थी क्योंकि वो छुट्टी नहीं मिलती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि आपने पता नहीं शायद डगरी बंगला एक ट्रैक है, बिल्कुल मैंने देखा हुआ है। हाँ, मैंने ट्रैक किया है वो। अच्छा, आपने किया हुआ है? सर ये आपके थोड़े कबीले से। लेकिन हूँ छोटा हूँ सर बहुत इस मामले में भी। हाँ नहीं, लेकिन शौक के उस पे मेरा ख्याल है आपके साथ थोड़ा मैच कर रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छा हेल्दी शौक है। और एक दफ़ा जिसको ये एक्चुअली इट्स एडिक्शन, आई एग्री। क्योंकि आप अगर एडिक्ट हो जाए तो आपको महीने बाद या 1.5-2 महीने बाद आपको जाना पड़ता है। तो मैं जॉब कर रहा था पेशावर में उस वक्त, तो मेरे बॉस का फ़ोन आया कि आपने ना अभी पहुंचने घंटे 1.5 में हमारे बिग बॉस आ रहे हैं। ठीक है। तो आई वॉज ऑन ऑफिशियली लीव, मैंने ईमेल की हुई थी, सारा कुछ हुआ था। मैंने कहा सर मैं अगर आऊँ भी तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा एक दिन लगना है पैदल। मैंने कहा यार तुम पागल हो, पैदल गए हो तुम, पैदल अब तुम वापस आओगे, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। मैंने कहा सर मैं आपको छुट्टी लेके मैं आया हुआ था, ट्रिप पे आया हुआ था। खैर वो मैं मैनेज नहीं कर सका। The day I decided कि I'll quit the job, I'll not do ये वाला काम। Oh my God, इतना बड़ा रिस्क? I took the risk. मैंने कहा मैं अभी थोड़ा And you सा left? I left. उसी वक्त नहीं किया मैंने, मतलब I decided, फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को रीग्रुप किया, फिर मैंने प्लान किया कि मैंने क्या करना है। उसी फील्ड में मैंने एक छोटी सी कंपनी लॉन्च की और देन आई एम वर्किंग एज अ CEO ऑफ द कंपनी। माशाल्लाह। तो अब मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ती किसी ट्रैवल कंपनी नहीं अच्छा, अलग-अलग, पहली कंपनी में तो जॉब कर रहा था, सही। दूसरी कंपनी मैंने अपनी बना ली, फार्मास्यूटिकल कंपनी में CEO काम कर रहा था, इसलिए किसी को जवाब दे नहीं आपकी मैं छुट्टी कर रहा हूँ, आप चले जाते हैं। सर जब ट्रैवल एरियाज पर आते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया ट्रैवल एरिया को, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुए, लोग जा भी रहे हैं, बट थोड़ा सा बताएं कौन कौन से इलाके कहाँ कहाँ गए ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि पाकिस्तान की ये साइड भी इट इज़ ब्यूटीफुल और बहुत कम लोग वहाँ तक अभी जाते हैं। देखिए अभी तो थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल होगा क्योंकि अभी जो हमारा जो ट्राइबल एरियाज है वो एडजस्टेंट टू अफगानिस्तान है और हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको पता है तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अगर मैंने सारा जो साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी है जिसमें वाना है, वाना के जितने एडजस्टेंट एरियाज हैं बहुत खूबसूरत है।
अंगूर अड्डा है, फिर रजमक का एरिया है, बहुत खूबसूरत हैं और बड़े लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं। बल्कि आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारा जो लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट है जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, ये ड्राई फ्रूट का, इसको बड़ा कॉमन नेम है जब लोग खाते हैं सर्दियों में, चलगोज़ा। वन ऑफ द लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट है वो उसमें बहुत है, नायाब। बहुत नायाब है। इस तरह नहीं आप वो वैसे इतना नायाब नहीं था, चाइना वालों ने ज़्यादा बना दिया, वो अलग बात है। अच्छा, इट वाज वेरी कॉमन, लेकिन वो चाइना ने इतना वो उसको प्रमोट किया कि अब वो सर जो अच्छी बात है। देखिए हर मुल्क का एक हर किसी ने अपने फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इट्स गुड कि हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी के लिहाज से चल रहा था। सर ट्रैवल पे दोबारा वापस आते हैं, तो कौन सा इलाका आपका सबसे फेवरेट रहा? देखें, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो गिलगित में जो एक वैली है द्यामर। द्यामर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर सब वैलीज़ हैं और तकरीबन 8-10 सब वैलीज़ हैं। इस तरह जो गिज़र है, जो गिलगित का दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है, असल में जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो दो डिफरेंट रीजन्स हैं। एक गिलगित रीजन है और एक बल्तिस्तान रीजन है। गिलगित के आई थिंक 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, द्यामर, गिलगित इटसेल्फ, हुंजा और गिज़र। मुझे ये द्यामर और गिज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी रीज़न है कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हुंजा, खुंजराब जाना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन कभी आपसे मैं कहूँ कि आप गिज़र गए तो आपको नहीं पता होगा गिज़र क्या चीज़ है। द्यामर में बहुत सारी एक्सप्लोरेशन वाली जगह है, क्योंकि मेरा शुरू से फोकस था कि अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़, क्योंकि ये वहाँ के बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन उनका कोई कारोबार नहीं है, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब हम जाते हैं तो एक तो हम उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी लोकल इकोनॉमी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना। मतलब हमने खाना खाना है तो 4 पैसे उनको मिलेंगे, चाय पियेंगे, पोर्टर्स स्टे तो हम अपना ही हमारा होता है। जनरली टूरिस्ट की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। जनरली टूरिस्ट की वो है कि होटल्स वगैरह खुले, लेकिन हम तो खाना बुजुर्गों की तरह चलते हैं, हम तो टेंट्स और ये वाला। सही, आप अपना सारा सामान साथ लेकर जाते हैं, जहाँ पे लगा कि अब यहीं पर आपने पड़ाव डाल लेना, तो वहाँ पे आपने अपना खैमा लगा लिया। ऐसे ही है, बिल्कुल। सो अब जरा गिलगित से फिर मैं नीचे की तरफ ही आऊँगा। सो वाना का आपने जिक्र किया था, इसके अलावा कोई ऐसा स्पॉट जो कि आप बताना चाह रहे हो? देखिए, ट्राइबल एरियाज़ में तो बहुत सारे खूबसूरत इलाके हैं जो अभी ट्राइबल एरियाज़ को अभी अगर आप वैल्यूएट करें तो मेरे हिसाब से जो पाड़ा चिनार की जो बेल्ट है, जिसको कुरुम एजेंसी कहते हैं, बिल्कुल ये सबसे खूबसूरत है इन तमाम ट्राइबल एरियाज़ में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बट हाँ, हम बात सिर्फ इसका खूबसूरती की कर रहे हैं, जो कि हमें नाज़रीन को बताना है कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे हम नहीं उस तरह से पहुंच पाते, बट दे आर इक्वली ब्यूटीफुल। लेकिन ऑब्वियसली शोएब, एट द सेम टाइम यही है कि आप एक्सप्लोर करें, आप जाएं जहाँ तक एक्सेस है, ऑब्वियसली उस लिहाज से उसको एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है। इशफाक साहब, आपका भी काम बड़ा ज़बरदस्त है और ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आता होगा, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर भी आप अपलोड वगैरह करते होंगे पिक्चर्स और वीडियोस एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ। हमारा एक पूरा ग्रुप है, हम मतलब अकेले तो ट्रैवल नहीं करते ना, हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप है, बल्कि मेरे तो 10-12 लोग हैं जो हम डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोगों के साथ हम चलते हैं, तो हम प्रमोट करते हैं। मैं पहले भी काफ़ी जगहों पे जो है हम अपने सोशल मीडिया जो कंटेंट है, हमारे कुछ दोस्त ज़्यादा अच्छे इफेक्टिवली, मैं इतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी मसरूफियत ज़्यादा है। आप घूमने फिरने पर तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं और अपलोडिंग में कम दे रहे हैं। कम दे रहा हूँ। I've heard आपने बलूचिस्तान भी पूरा तकरीबन विजिट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बलूचिस्तान के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जो कोस्टल बेल्ट है वो तो तकरीबन मैंने सारा उसका एक बीच मैंने छाना हुआ है। कराची से हम अगर आगे जाएं तो डाम बीच से लेके फिर आगे जो हिंगोल का एरिया शुरू हो जाता है, उसमें स्पट बंदर है, फिर बुजीको, तनक्को का इलाका, फिर आगे उरमाड़ा, पसनी, गवादर, और गवादर से आगे जो गुप्त बॉर्डर है जो जेवनी वाला जो है, जो वो सारा मैंने किया हुआ है। फिर उसमें अगर बलूचिस्तान के दूसरे जो इलाके हैं, खुजदार, वो भी मैंने किए हुए। कोयटा के इर्द गिर्द जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मतलब तकरीबन आप कह सकते हैं कि अराउंड 65 to 70% बलूचिस्तान मैंने देखा हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, मैं अगर यूँ रखूँ इस सवाल के, हर इलाके में से एक, यानी हर सूबे या रीजन में से एक इलाका आपने पिक कर दिया, स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, केपी, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर, एक स्पॉट बताएं। नीलम वैली। ऑलराइट, गिलगित बल्तिस्तान में आपने बता दिया गिज़र। केपी में स्वात में स्पेसिफिक कोई पॉइंट? स्वात में जो कालाम और उसके इर्द गिर्द जो कुमराट का एरिया है, कुमराट इज ब्यूटीफुल। ऑलराइट,
पंजाब एक्चुअली मैंने बहुत कम अगर एक्सप्लोर किया तो पंजाब में पंजाब कम की का किया। आपने कहा और चलें, आप बताएं पंजाब के लोग जरा हमें जरूर बताएं लेकिन यहाँ पे। सिंध सिंध में गोरख हिल गोरख हिल बिल्कुल सही है, ठंडा इलाका सिंध का। जी, ऑलराइट, एंड देन बलूचिस्तान में इंटायर कोस्टल बेल्ट। इंटायर कोस्टल बेल्ट। ग्रेट जी, जबरदस्त। अच्छा, वैसे में जब आप वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, जो जितना भी काम आप डालते हैं, रिस्पांस कैसा आता है? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोग करते हैं। वो अक्सर तो हमें पूछते हैं कि यार रास्ता कैसे है, आप जाएंगे जाते किस तरह है, हमें ले जाएं, मतलब जिस तरह ले के जाएं। तो अच्छा नहीं है, कंपनी मिल जाती होगी साथ के, ठीक है आप भी चलें। नहीं हम तो लोगों को वेलकम करते हैं, हम कहते हैं अच्छा। आए आप आए। लेकिन अक्सर लोग जो है ना तस्वीरों को ना देख के बड़े फैसिनेट होते हैं। जब हमको बताते हैं कि यार हमने अभी जैसे मैं नॉर्थ में जाना है, तो हमने गेजर से ट्रैक करना है और फिर हमने चित्राल जाना है, कहते यार हम चल नहीं सकते। मैंने कहा भाई हम तो गाड़ी पे भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो असल जो ब्यूटी है ना, देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हम हर जगह आप सैफुल मलूक गए होंगे, जहाँ पे ज़्यादा रश होता है ना वहाँ इंजॉयमेंट नहीं होती। वहाँ पे आप गन डालते हैं, हम सफाई का हमारा कोई निज़ाम है नहीं है, तो हम हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल सुकून होता है, वहाँ वाकई नेचर होती है। वहाँ नेचर को अगर आप एंजॉय, इसलिए मेरा ट्रैवलिंग से ज़्यादा मैं ट्रैकिंग ज़्यादा करता हूँ। ओके, ट्रैवलिंग तो इसलिए करते हैं कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं अब बलूचिस्तान जाना है तो वहाँ पे तो आपको ट्रैकिंग इतनी है नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपको ट्रैवल ही करना है, क्योंकि वो इतना वास्ट लैंड है कि आप ट्रैक वहाँ करना नहीं कर आसान नहीं सकते, है। वो तो कई घंटों की वैसे ड्राइविंग है। हमने लास्ट ईयर बलूचिस्तान में हिंगोल नेशनल पार्क जी, है, जी। बहुत खूबसूरत पार्क है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमने एक पछड़ी ट्रैक है वो किया हमने रमज़ान में। तो मेरे साथ दूसरा दोस्त भी था, तो जब हम ट्रैक करके आए तो वो हमें किसी ने कहा कि यार आप बड़े पागल हैं, क्योंकि ये एरिया इतना सेफ नहीं है, आपने ट्रैक कर लिया है यहाँ पे। तो हमने कहा बस हम चले गए, हमने ज़रा थोड़ा अपना आपको लो प्रोफाइल, जब नॉर्थ में जाते हैं तो ज़रा हम अपने आप को प्रोफाइल हाई रखते हैं, सही। लेकिन ऐसी जगहों में जहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेट हो, हम ज़रा लो प्रोफाइल में से निकल के जाते हैं। आपको पता होता है कहाँ पर आपने किस अंदाज से जाना है, किस अंदाज से रहना है और किस अंदाज से वहाँ पे ट्रैवल करना है। सर थैंक यू सो मच। और जो पंजाब की बात आपने की कि आपने कम ट्रैवल किया, मैं आपको एक स्पॉट बता रहा हूँ, लेट्स सी आप पहले वहाँ जाएंगे या मैं। चकवाल कैनियंस, ये एक वो अभी मैं करके आया हूँ। करके आ गए हैं। हाँ जी। वो बहुत प्यारा है, ये तो हमने करके आ गए, मैंने जाना है अब उधर। अभी तकरीबन कोई महीना पहले मैं और तहसीन ने जो है वो उसको एक्सप्लोर अच्छा, किया। तहसीन साहब, मैं तहसीन जो तहसीन है- की वीडियोस के बाद तो मैंने वहाँ जाने का प्लान किया हुआ। अच्छा, इकट्ठे थे वो आप जो लोग। तहसीन की वीडियो में जो ब्लू कलर का मॉडल था वो मैं था। अरे वाह सर, दैट इज एन अमेजिंग प्लेस जो कि लोगों को नहीं पता। चकवाल में एक तो बहुत दूर भी नहीं है, आई थिंक इट्स हार्डली 1.5 घंटा लेकिन फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको एक बात बताऊं जी, जी। मुझे कि दैट इज इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, सो मैं उसको इसलिए हमने इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे, क्योंकि जिन साहब की है ही रिक्वेस्टेड के सर बस उन साहब को मुझे कनेक्ट कराएं, मैंने जाना है वहाँ पे। he's in London, Alright. he's from armed forces, तो Okay. वो he doesn't like चलिए ठीक है, वो फिर उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। ख्याल रखना इलियास कि कहीं तुम्हारे ख्वाब इस समंदर में डूब न जाए। इंसान 3 किस्म के होते हैं, पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक वो ज़माना था जब हमें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या हम अपना फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि इंस्टा तब तक नहीं था, बाकी एप्स तब तक नहीं आई थी। फेसबुक से पहले आया ना, ऑर्कुट था उस वक्त। वो आप मैं उस ज़माने ज़माने की में नहीं हूँ Okay. लेकिन फेसबुक के ज़माने की हूँ। अच्छा, उसमें भी ना हमारी एज डिफाइन कर दी जाती है कि अच्छा 9th क्लास में पहुंचोगे तो मैंने जो अपना फर्स्ट फेसबुक अकाउंट बनाया था, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन माय 9th क्लास। उससे पहले अलाउड नहीं था कि आपने जो है वो फेसबुक अकाउंट अपना बनाना, और शायद पता नहीं इतना ज़्यादा शायद रुझान भी ना हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट मैं 9th क्लास में मैंने अपना अकाउंट बनाया था। एंड देन इसी तरह से मेरे भाइयों की बात करें तो उनको भी एक एज लिमिट थी बताई गई थी। अच्छा, उसके बावजूद अभी तक शुएब हम वो जो स्टेटस है ना जो मेरी मेमोरीज में आ रहे होते हैं ना, वो उस जमाने के स्टेटस ना, तो मुझे ना बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही होती कि अल्लाह, मैं ऐसा भी सोचता या अल्लाह था। मैं कैसे सोचती थी, अल्लाह मेरी थॉट्स कैसी थी और मैं पोस्ट क्या करती थी। एंड देन यू नो मतलब आई जस्ट डिलीट ऑल दोस पोस्ट, मैं मेमोरी में जाकर उनको डिलीट कर देती व्हाई? बिकॉज एम्ब्रेस करें अपने उस No, I face don't want को to भी। embrace. I'm so sorry. I cannot embrace because आपको एजुकेशन नहीं थी उस बारे में, हमें एजुकेट नहीं किया गया था। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने तो फिर भी एक उस एज में जाकर किया जहाँ पे मैं थोड़ी सेंसिबल थी, बट वो लोग स्पेशली आज की जनरेशन हमारी, जो कि हम देख रहे होते हैं कि 3, 4, 5 क्लास के बच्चे जो हैं उनके भी अकाउंट्स होते हैं, या वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स जो हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। एंड स्टिल हर तरह का कंटेंट हम देख रहे होते हैं जो हमारे बच्चे, हम बड़े बल्कि हम सब कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसका आपकी ज़िंदगी पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है? पहले शायद हम इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो उसका इम्पैक्ट हम ये कहते हैं कि जो बिकॉज अब हर तरह की जनरेशन में कहूँगी वहाँ पर है, मिलेनियल्स भी हैं वहाँ पर, जेन जी भी, और अब तो जनरेशन अल्फा भी है। बिल्कुल है, लेकिन इन सब पे जो इसका इम्पैक्ट है वो डिफरेंट अंदाज से आया है। हाँ। सो अभी जो बच्चे हैं उन पर किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है सोशल मीडिया का? जब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट, एक टर्म तो है, लेकिन क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इस वक्त आ रहा है, इस पर बात हम करते भी आए, मजीद भी करेंगे। क्या किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शी इज़ एन एक्सपर्ट जो आज हमें ज्वाइन किया, माजिबीन कामरान साहबा, इस पर हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, आप सुनाएं, हाउ आर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये कौन सी जनरेशन ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, जनरेशन अल्फा, जेन जी या मिलेनियल्स? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आम ऑडियंस के लिए इसको थोड़ा डिफाइन करना Please. चाहूँगी कि मतलब बाय दिस इज सो, मतलब हाइप क्यों है, और ये जेन जी क्या है, बिल्कुल। जेन अल्फा क्या है, और मिलेनियल्स हम किसे कह रहे हैं। बेसिकली जो बच्चे जो हैं वो 1997 से लेके 2012 के टेन्योर के अंदर पले बढ़े हैं, ठीक है, उनको हम जेन जी कहते हैं। ठीक है। और 2012 से लेके अभी 2025 तक में जो जनरेशन पली बढ़ी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जनरेशन अल्फा। Okay. अब बेसिकली ये दो नाम क्यों दिए गए हैं? दीज आर द टू जनरेशंस जो कि टोटली टेक के अंदर पली बढ़ी हैं, ठीक है। Okay. इससे पहले जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, एवरीथिंग, आईपैड्स। तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इनके और हमारे बहुत फ़र्क हो गए हैं, ठीक है। अब 1980s से उससे पहले जो जनरेशन है उसको हम मिलेनियल्स कह रहे ठीक हैं। है। तो बेसिकली ह्यूमन रेस ने आज तक ये एक्सपीरियंसेस, बिहेवियरल चेंजेस और जो फिजिकल डेवलपमेंट्स के अंदर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ये एक्सपीरियंस नहीं किए हुए। सो दैट इज़ वाई इनके साथ इंटरेक्ट करना, इनकी वोकेबलरी, इनकी सोच, इनका विजन हमसे बहुत मुख्तलिफ हो गया हुआ है। सो नाउ अब इनके साथ डील कैसे करना है, ये वर्क कैसे कर रहे हैं, इनके वर्क एथिक्स क्या हैं, इसको समझने के लिए हमने इनको नाम दे दिए हैं। जेन जी है, जेन अल्फा द मोस्ट लेटेस्ट वन, और जेन जी वो जनरेशन है जिसने ज़्यादातर लाइक जब अभी मोबाइल फ़ोन्स डेवलप हो रहे थे और सोशल मीडिया जो था उसको आहिस्ता आहिस्ता बूम मिला। लेकिन जो जनरेशन अल्फा है वो टोटली आप कह लें कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक जनरेशन है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया हुआ था, ठीक है। अब इनकी इंस्पिरेशंस, इनकी वो जेन सेलिब्रिटीज जी है। ने किया, अल्फा ने किया। नहीं, जेन जी ने स्टार्ट किया Start था, किया, अल्फा अब जेन को अल्फा जो है वो carry कर लाइक रहा है। उसके लिए नॉर्म हो गया ना। अल्फा के लिए, अल्फा को मिला ही वो ना, मिला ही आप वो। देखिए अल्फा का नॉर्मल ही जी था। अच्छा, ये वजह भी है कि हम क्योंकि जनरेशन अल्फा की हम बड़े कम बात कर रहे होते हैं, हम जेन जी बिल्कुल। ज्यादा, बिकॉज ट्रेंड सेटर होने Trend की वजह setters से वो हैं, सारे बिल्कुल। उल्टे काम सीधे काम बिल्कुल। देखिए उन्होंने जो इंटरनेट, बेसिकली जो इंटरनेट की ग्रोथ है, सोशल मीडिया की जो सारी डेवलपमेंट है वो उस टेन्योर में हुई है, Okay. ठीक है। अब उनकी जहाँ पीक आई, जेन जी की जो पीक थी, ठीक है, वो जेन अल्फा का स्टार्ट था। यू कैन लाइक Yes, ये कितना अच्छा जुमला है। जेन जी के पीक जो है वो जेन अल्फा का स्टार्ट था। आई एम जस्ट वंडरिंग कि जेन अल्फा की पीक किसी और जनरेशन का स्टार्ट होगा। बिल्कुल, चलो उस पर तो बाद में जाएंगे। ये जेन जी की पीक थी, ये इसने डैमेज किया है जेन अल्फा को, सपोर्ट किया है, पाथ दिखाया है, क्या किया है?
इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं हम। देखें, सबसे पहले एक ह्यूमन जो डेवलपमेंट है या एक एज अ ह्यूमन अगर हम स्टडी करते हैं ना, तो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना होता है। जब छोटा बच्चा, लाइक हमारी एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ब्रेन है, ब्रेन डेवलपमेंट है, ठीक है, फिर हमारी सोशल एंड इमोशनल स्किल्स होती हैं। 4th कंपोनेंट होता है स्पिरिचुअल, लाइक उसको भी हम साइड पे अगर रख लेते हैं। तो अगर आप ये देखें कि फिज़िकली अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, फिज़िकल ग्रोथ की बात करें, तो देखें जो फिज़िकल हमारी एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, ठीक है ना, ड्यू टू दिस। उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं अब नॉन स्टॉप 6 to 7 आवर्स, जेन ज़ी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था कि उस वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड्स हर एक को अवेलेबल नहीं थे उस तरह से। लेकिन अब उसके बाद जो जनरेशन आई है, 2012 के बाद से जो जनरेशन आई है, आईपैड्स वेरी कॉमन, मोबाइल फ़ोन्स छोटी एज में बच्चों को हमने दे दिए। अब उससे इम्पेक्ट क्या आना शुरू हुआ कि जब आप ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, 3 to 4 आवर्स पर डे एक नॉर्मल बच्चे का, इट्स लाइक इन एवरी हाउस, हर घर की कहानी है, ठीक है। 4 से 6 घंटे तो एवरेज है। उसके अलावा 16 आवर्स बच्चे जो हैं नॉन स्टॉप डूम स्क्रोलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब ये ब्लू लाइट क्या करती है, ये आपकी आइज़ पे लाइक इसके डिस्टर्ब इफेक्ट्स है, ठीक है, आपकी आई साइट को इफेक्ट करती है। फिर उसके बाद जो ब्रेन है कॉन्स्टेंटली आपका जो है ना उसको स्टिमुलस मिल रहा है, साउंड्स, हाई कलर्स, ये चीज़ें क्या करती हैं कि वो बच्चे को ना, यानी कि वो नेवर एंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन स्टॉप नहीं कर रहा, हर वक्त लगा हुआ है ना, अच्छा और गोल और कॉइन्स मिलने हैं, लेवल पे जाना है, फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस बड़ा खराब हो गया, हम एक जगह कंसिडर, क्योंकि हमें मल्टीटास्किंग की इतनी आदत हो गई है ना। और ये जनरेशन जो हम ये बात भी कर रहे होते हैं कि जो आज की जनरेशन है वो बोर बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत जल्दी। इसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि दे आर लिविंग इन एन इमेजिनेटिव काइंड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हर रिस्पॉन्स बहुत क्विक मिल रहा है, गेम आई नेक्स्ट लेवल हो गया, ठीक है, कॉइन्स रिसीव हो गया, आपने मतलब आप कॉन्स्टेंटली ब्रेन वर्क कर रहा है, आप एक जगह बैठे हुए हैं, फिजिकल बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही है। मायोपिया इज लाइक आईसाइट डिजीज है, जो कि कनाडा में जो रिसेंट रिसर्च आई है उसके अंदर उन्होंने रिमार्केबल इंक्रीज आया है, 30% से 40% बच्चों को ग्लासेस लग रही हैं बिफोर द एज ऑफ 8। बिकॉज उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो 11 ईयर्स तक आपकी अभी पूरी आंख बनी नहीं हुई है, आपने उसको मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया लाइट से और लाइक आईपैड और मोबाइल स्क्रीन की वजह से कि क्या हुआ कि मसल वीक हो गए, आईसाइट विजन इफेक्ट हो गई और मायोपियाज की वजह से ग्लासेस यूज़ करनी पड़ गई। अब सबसे बड़ा डैमेज जो हम ये कर रहे हैं, जो नुकसान ये कर रहे हैं, एक बच्चे को आपने कंप्लीट मतलब विजन देने से पहले ही डैमेज कर दिया, ठीक है। इससे पहले कि वो 12 साल का होता, उससे पहले वो एंजॉय करता, अपनी फिजिकल हेल्थ को एंजॉय कर पाता और मतलब दुनिया को उस तरीके से विजन कर पाता, लेकिन उससे पहले उसको ग्लासेस यूज करने पड़ रही हैं। और अगर उसको वहां ना रोका गया 12 ईयर्स पे भी अगर उसकी वही रूटीन रहती है तो ग्लाइकोमा और ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकती है। बिल्कुल सही, बिकॉज हेल्थ पे तो उसका इंपैक्ट उसके साथ साथ जरूर है भी। अच्छा, कंटेंट के पर्सपेक्टिव से, वक्त हमारे पास क्योंकि मुख्तसर, हम चाह रहे हैं कि जरा ज्यादा चीजों पे बात हो सके, सो कंटेंट के पर्सपेक्टिव से भी क्या किया जाए, क्या एजुकेट किया जाए, क्योंकि अब ये वो चीज है जो हमें इस तरह से लगता है कि ये अनकंट्रोलेबल है। आप सोशल मीडिया पे कंटेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अपलोडिंग हो रही है वो सारी जनरेशंस वहां पर मौजूद हैं और वो सब एक साथ कंज्यूम कर रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो चीज करने की जरूरत है ना वो है बी अ रोल मॉडल। सबसे पहले घर में पेरेंट्स को चाहिए कि आप एक प्रोडक्टिव यूज ऑफ जो टेक्नोलॉजी है ना वो लेके आए। अगर माँ और बाप भी सिर्फ कंटेंट यूज करने के लिए मोबाइल फोन्स को या मी टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे भी हर तरह का कंटेंट यूज करेंगे। फर्म किस्म के रूल्स जो है ना वो अपने रूटीन्स के अंदर अप्लाई करें। आपके मतलब घर के अंदर रूल होना चाहिए कि यार 1 आवर का अगर टाइम है ना, स्क्रीन टाइम है, उससे ज़्यादा कोई भी ना देखे। स्पेशली रात को सोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले जो है वो स्क्रीन ऑफ हो जाए घर में, सबके लिए, फादर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। आप देखें जो सब्सटेंस एडिक्शन होती है ना, जैसे किसी ड्रग से या अल्कोहल से जो होती है, उसके बाद जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस आते हैं आर द सेम स्कैन्स के अंदर जो फोन यूज करते हुए बच्चों के अंदर आ रहे हैं। उसके विड्रॉल सिम्टम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब चीजें। अगर आप जितने बच्चे को सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले माओ को समझना होगा कि ये बहुत डेंजरस चीज है, हमें इससे बाहर निकलना है। रियल लाइफ हॉबीज जो है वो बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको घर से बाहर लेके जाएं, उनको टाइम दे। बच्चे देखिए फोकस मांगते हैं ना, अटेंशन मांगते हैं। हमारे लिए आसान है, अच्छा ये आईपैड लो और तुम जाओ, मेरी जान छोड़ो, ठीक है। हमें इस चीज से निकलना है, हमें खुद थोड़ा सा एक्टिव होना है, हमें खुद रोल मॉडल बनना है, ठीक है। और कंटेंट देखिए, आप एज अप्रोप्रिएट कंटेंट कभी भी उस पर कंट्रोल नहीं लगा सकते।
ठीक So है, glad हर कि चीज आ आपने रही है। बात किया है, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं ये पेरेंटल गाइड है, नहीं वो नहीं होता पेरेंटल गाइड, कितना भी कर लें आप। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता कि अगर बच्चा इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है तो किस किस्म का जो है वो कंटेंट आना शुरू हो गया एकदम से, कहीं एकदम से डांसेस आ गए हैं, कहीं पे कोई अब्यूसिव वो आ गई है। अब आप देखें न्यूज़ में हम आए दिन सुनते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर शूटिंग इंसिडेंट्स हुए स्कूल्स के अंदर। उनकी रीजंस क्या हैं? बच्चे फोर्टनाइट खेल रहे हैं, बैक माइंड में हर वक्त क्या चल रहा है कि वो गेम्स के अंदर इंसान मतलब शूट कर रहे हैं और फिर एग्रेसिव हो रहे हैं, वो सारे बिहेवियर्स फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है जिसमें वो जिंदा रह रहे हैं और जो रियल वर्ल्ड है उसका कॉन्सेप्ट और कनेक्शन डिसरप्ट हो गया हुआ है। तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो सेम चीज़ उनको नहीं पता चलता कि वो मेंटली जो है वो सिक हो गए हैं और वही चीज़ वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, वो क्या कंज्यूम कर रहा और है। उसमें जो कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं हमें टाइम लगा दिया, बस 1 घंटा यूज करता है, ये टाइम तो लगा दिया लेकिन वो क्या यूज आप कर उसको रहा है चेक, उस पे हाँ बात ही नहीं आप है। कैसे चेक कर पा रहे हैं? अब देखिए इवन कंटेंट भी आपने किस किस्म का, कोको मेलन एक बच्चों का चैनल है बिल्कुल। बट उसके साइड इफेक्ट्स हम देखें जो रिसर्चेस आ रही हैं दे आर लाइक डिजास्ट्रस, कोको मेलन के भी साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज उसमें उन्होंने बहुत हाई डेंसिटी कलर्स यूज किए हुए हैं। छोटे बच्चों की मेंटल जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा साउंड्स और कलर्स के साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चा एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाता है। 30 से 40% ADHD केसेस इंक्रीज हुए हैं अच्छा, वो अमेरिका इसीलिए में। बच्चे बैठे हुए होते हैं अक्सर ना अपने आप से बातें कर रहे हैं, वो Because अपनी hypnotized है। दुनिया में एक तरह से चले गए एंड जी। देन वो करेक्टर उनके ऊपर हावी हुआ हुआ वो हिप्नोटाइज्ड हैं बिल्कुल, उनका कनेक्शन अपनी इर्द गिर्द की रियल लाइफ से बिल्कुल टूट चुका डिस्कनेक्टेड है, जिसको हम इंटरनेट जो है वो डिसऑर्डर कहते हैं, एडिक्शन डिसऑर्डर कह रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए 16 ईयर से कम उम्र के बच्चों पे सोशल मीडिया कंटेंट यूज जो है वो उस पे बैन पाबंदी लगा दी है। और पाबंदी ये लगा देखिए ना, दी ये है। एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। अजमीन साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बड़ा मुख्तसर था, लेकिन ये जो टॉपिक था कि सोशल मीडिया का यूज़, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। आप अपने घरों में देखें, अपने आसपास देखें, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आपने अजमीन साहब ने बात की मायोपिया की, वाकई ये हो रहा है हमारे आसपास, हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। ADHD, ऐसे बहुत से ऑटिज्म लाइक बिहेवियर हमने अपने आसपास होते देखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सो वो जो टाइम सिर्फ लगा देना कि अच्छा 1 घंटा इस्तेमाल करता है, या मैं देख रहा हूँ कि वो कौन से कंटेंट इस्तेमाल करता है, उससे बहुत बेहतर है कि आप वो फोकस करें उस बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ पर, ताकि वो कम से कम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। वो तब करेगा जब हम, यानी आप खुद कम इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया का, कि अगर हम सिर्फ रील्स देखेंगे तो बच्चे भी वही काम करेंगे। एनीवेज जी, हमारे वक्त मुख्तसर था हमारा वक्त, आपसे मुलाकात दोबारा करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।